हम आज पढ़ने जा रहे हैं संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि विचार यूएसए से लिए गए हैं। विचार से तात्पर्य है किन चीज़ों को उद्देशिका में शामिल किया जाए, और भाषा से संबंध है कि किस तरीके से उनको लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं, जरा हम पढ़ के देख लेते हैं उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित या कह सकते हैं अंगीकृत करते हैं। आप यहाँ तक मेरी बात समझ पाए होंगे। ये प्रियम्बल है, ये उद्देशिका है। इसमें जो ये शब्द हैं, इन सभी शब्दों का अपना एक अर्थ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उद्देशिका संविधान का अंग है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के कई बार केस रहे जिनमें अपने अपने विचार व्यक्त किए सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसे देख लेते हैं जरा। इन री बेरूबानी 1960 में ये एक वाद रहा जिसमें कहा जाता है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इसे देखते हैं, जैसे उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही है, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। इसके ना रहने से मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन रिबेरुबानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में इसको संविधान का अंग होने से मना कर दिया। इसमें दूसरा पॉइंट भी था, इन्होंने कहा कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, मतलब समझ में नहीं आ रही है, वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। कुंजी मतलब एक की है, सिर्फ भाषा को समझने की और कुछ नहीं। किनकी भाषा? जो संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माताओं की भाषा को जानने की कुंजी है। आगे देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 1973। इसमें क्या हुआ? फिर से एक केस रहा, एक वाद रहा, जिसमें क्या कहा गया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि नहीं, उद्देशिका संविधान का भाग है, आप इसको किसी भी तरीके से संविधान से अलग नहीं कर सकते। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग हैं उनकी संख्या टोटल 22 थी जो संविधान बने थे। हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। जो स्थान इनका है वही स्थान उद्देशिका का है। इन्होंने सीधे शब्दों में बोल दिया कि उद्देशिका भी हमारे संविधान में जो और भाग अपना स्थान रखते हैं, ठीक उसी तरीके से उद्देशिका भी है। अगर संविधान में 22 भाग हैं तो एक उद्देशिका को भी शामिल करके देख सकते हैं। मतलब इन्होंने सीधे तरीके से भाग इसको बोल दिया। आगे देखते हैं। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। इन्होंने पर एक बात और बोली कि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, मतलब मूल ढांचे के अलावा आप संशोधन कर सकते हैं, बाकी मूल ढांचे को खराब ना करें किसी तरीके से। मूल ढांचे में क्या चीज़ आती है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे देखेंगे हम इसको धीरे धीरे कि मूल ढांचा क्या होता है। आगे देखते हैं। जस्टिस रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए क्या कहा कि संविधान का की उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना उद्देशिका प्रियम्बल ये एक ही हैं। प्रस्तावना उद्देशिका या प्रियम्बल एक ही शब्द हैं, ठीक है। अब संविधान का अभिन्न अंग है सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्याय पुनर्विलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। इन्होंने बोला कि जो स्थान इन सभी चीज़ों का है, ठीक वही स्थान
हमारे प्रस्तावना का है या फिर उद्देशिका का है। आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा, इन्होंने अंग भी बोला था, ये तो मैं बताना भूल गया। इन्होंने बोला कि संविधान का अंग है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इन्होंने अंग बोला, इन्होंने इसको आत्मा बोला है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। उन्होंने बोला कि यह जन्मपत्री है। किसने? के.एम. मुंशी ने। आगे देखते हैं। सुभाष कश्यप ने, या सुभाष कश्यप के माफ़ी चाहूँगा, सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। इन्होंने इसको आत्मा बोला है। आगे और भी बोला है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। मतलब ये कह सकते हैं, इन्होंने एक बेस बोला, इसकी नींव बोला, संविधान को नींव बोला है, सॉरी प्रियम्बल को नींव बोला है, संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, एक बिल्डिंग बोल दी, एक स्ट्रक्चर के बेस को कह सकते हैं नींव, और उसके ऊपर की जो बिल्डिंग बन जाती है उसको हम अट्टालिका बोलते हैं। तो इन्होंने इसको नींव से कंपेयर किया है। उद्देशिका में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके अर्थ की बात करेंगे। जो मैंने अभी पीछे प्रियम्बल पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो शब्द थे उनमें था, जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका अपना एक अर्थ है। उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग से होता है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र है। मतलब सीधी बात कह सकते हैं, हम भारत के लोग मतलब संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग किस समरूप है। मतलब जो हमारा यूएनओ राष्ट्रीय संघ का जो चार्टर है, जो संविधान है कह सकते हैं, वहाँ का जो कानून है, उसमें हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, उससे इसको प्रेरित है। मतलब ये कह सकते हैं कि हम भारत के लोग जो शब्द है वो संयुक्त राष्ट्रीय संघ के जो चार्टर है उससे लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, ठीक उसी तरीके से जैसे हम भारत के लोग। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। आगे देखते हैं। प्रयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि इन्होंने बोला कि जो भारत है वो किसी भी आंतरिक या बाह्य सत्ता के केंद्र या प्रभाव में नहीं रहेगा, अपने डिसीजन वो खुद लेगा। आगे देखते हैं। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में शामिल किया गया था, जिसका अर्थ है भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण काफ़ी कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाज में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने इसका बीच का मतलब मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। आगे देखते हैं जरा इसे। पंथ निरपेक्ष, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कह सकते हैं समाजवाद, जो समाजवादी शब्द है ये भी हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और साथ में पंथ निरपेक्ष को भी हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें देखते हैं आगे इसका क्या मतलब है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। मतलब यहाँ कोई भी एक धर्म राजधर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिक विषय माना जाता है। मतलब सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाएगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। लोकतंत्र
लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्राहम लिंकन। उन्होंने बोला था कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। सीधी बात कि जनता में भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाती है। समझ में आ रहा है कि हम लोग चुनेंगे एमएलए को और एमएलए ही होगा हमारा प्रतिनिधि या एमपी होगा, जिसे हम चुनते हैं वही हमारे लिए संसद में बैठ के कानून बनाता है। तब कहीं जाके हमारे देश में कानून बनता है जो हमारे लिए होता है, मतलब हमारा शासन हमारे लिए, हमारे व्यक्तियों के द्वारा। गणतंत्र होता है भारत का राज्य या भारत एक गणराज्य है जिसका तात्पर्य है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। समझ पा रहे हैं आप? गणराज्य का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वो बनेगा जिसे जनता चुनेगी, जिसे जनता चुनेगी वो राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। न्याय 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। देखिए आप ध्यान से दें, जो हमारे यहाँ न्याय है वो भी 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तीनों को सबको समान रहेगा। स्वतंत्रता की बात करें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये भी रहेगा। और समानता मतलब होता है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, मतलब सभी, चाहे पुरुष है चाहे महिला है या कोई भी है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों को ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प किया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। अखंडता मतलब ये कि कुछ भी हो जाए हमारा देश नहीं टूटना चाहिए, राष्ट्र पूरा देश पूरा एक रहेगा, अखंड रहेगा। ठीक है, अखंड मतलब जिसका कोई भी टुकड़ा ना हो, कोई भी अंग ना हो अलग देश से। संविधान सभा में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ये कह सकते हैं स्वीकार किया गया। हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इसी दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था, तो इसीलिए इसी डेट को 26 नवंबर को हमारे यहाँ विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इससे नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए बना के देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।